मेरे लिए वो तकलीफ दे था क्योंकि वो रिश्ता है जिंदगी पूरी 360 डिग्री जिंदगी ने टर्न लिया। जैसे पापा ने मेरा ध्यान रखा, वो मेरा ध्यान रखते। दैट नाइट आई सॉ टीयर्स इन अ आई। माय मदर वाज देयर एंड पापा वाज देयर। तकलीफ सबसे ज्यादा इस बात की हुई कि बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। जब बिहारी हर क्षेत्र में इतना आगे तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों? फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम राहुल जी ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। सो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि वो जीत कर आए। 42 साल के हो गए, शादी कब करें? अब उन्हीं का अंश हूँ तो कुछ गुण तो उनके रहेंगे ही रहेंगे। मोदी जी का हनुमान होना क्या महत्व राजनीतिक है, ऑप्टिक्स है, या वाकई दिल से ऐसा महसूस करते हैं? महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं। चिराग पासवान मोदी सरकार में फूड प्रोसेसिंग के कैबिनेट मंत्री, रामविलास पासवान के अपने सुपुत्र, युवा बिहारी के तौर पर मशहूर, केंद्र से ज़्यादा बिहार की राजनीति में रुचि रखते हैं। रामविलास जी तो वैसे ज़्यादातर समय केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन इनका ध्यान बिहार पर है। संवाद में आज चिराग हमारे साथ हैं। पहला सवाल चिराग आपसे यही कि कितना सहज पाते हैं आप दिल्ली में? हालांकि बचपन आपका इसी महानगर में बीता, लेकिन आप हमेशा बिहार में इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, आप बात हमेशा बिहार और बिहारियों की करते हैं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ निगाह है? निगाह किसी कुर्सी पर नहीं, निगाह से मेरे राज्य के ऊपर है, क्योंकि मेरा राज्य ही बहुत बड़ा कारण रहा मेरा राजनीति में आने को लेकर। मैं राजनीतिक परिवार से आता हूं और नेपो किड कहना बहुत सहज है, बट आई वॉज समवन इनिशियली, जब मुझे नहीं लगा था कि शायद मैं राजनीति में इतना सक्रिय कभी होऊंगा। मैंने एक दूसरा क्षेत्र चुना था, मुंबई गया था, वहां पे काम कर रहा था, और वहां पे काम करने के दौरान ही मुझे इस बात का एहसास हुआ दैट हाउ मच माई स्टेट नीड्स मी, और आई डोंट नो वेदर माई स्टेट नीड्स मी और नॉट, बट देन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स माई स्टेट, उसको मैं नकार नहीं सकता हूँ। मैं जब मुंबई में काम कर रहा था तो वहां पे कुछ क्षेत्रीय दलों के द्वारा जिस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता था, उन पर लाठियां चलाई जाती थी, तकलीफ सबसे ज्यादा इस बात की हुई कि बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। आपको अगर किसी को अभद्र भाषा के साथ बुलाना है तो वो बिहारी शब्द का इस्तेमाल करने लगे। जो मेरी पहचान थी वो एक गाली कब बन गई, मुझे इस बात का कभी जिक्र ही नहीं हुआ। ये पता ही नहीं चला कि कब इतनी खूबसूरत पहचान को लोगों ने इतनी हीन भावना के साथ, इतनी गलत दृष्टि के साथ देखना शुरू किया। ये तमाम बातें उस वक्त मुझे परेशान करती थी मुंबई में रहते हुए, और उस वक्त मैं सोचता था कि जरूरी है वापस अपने राज्य जाएं, राज्य की खोई हुए गौरव को, खोई हुई अस्मिता को वापस कैसे लौटाया जा सके, उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि कमिंग फ्रॉम दिस फैमिली आई ऑलरेडी हैड दिस प्लेटफॉर्म, जहां पे राजनीतिक ताकत आपको वो हैसियत देती है जहां आप अपनी सोच को धरातल पर आप उतार सकें। उस वक्त मैंने अपने पिता से इस बात का जिक्र किया। ही वॉज मोर देन हैप्पी दैट लीविंग मूवीज एंड आई वांटेड टू कम बैक टू पॉलिटिक्स, ही वॉज वेरी हैप्पी, और उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहित किया। तो इसीलिए मैं बिहार पे मेरी निगाह ज्यादा इसीलिए रहती है क्योंकि कारण बिहार ही रहा मेरा राजनीति में आने का। बॉलीवुड में आपका समय बहुत लंबा नहीं रहा। आपने मॉडलिंग की, आपकी फिल्म 2011 में आई थी, मुझे याद है। कंगना रनौत आपकी हीरोइन थी उसमें, जो आपसे 10 साल बाद जो सांसद बनी है लोकसभा में। वहाँ शायद उनका करियर पहले शुरू हो गया था। कैसा लगा ये ट्रांजिशन? लगता है कि बॉलीवुड में मिस करने जैसा कुछ रहा नहीं, खासतौर पे राजनीति में जिस तरीके से आपको कामयाबी मिली? नहीं, बिल्कुल। और वैसे भी जब मैं बॉलीवुड में था तब भी मिस करने लायक कुछ नहीं था, बिकॉज जो फिल्म मैंने की थी वो सबको पता है, इट वाज सच अ बिग डिजास्टर। तो ऐसा कुछ था नहीं कि मैं वहां पे कुछ मिस करता। बट देन आई थिंक ये सहजता, भले इसको आज की तारीख में लोग परिवारवाद बोलें, वंशवाद बोलें, नेपोटिज्म बोलें, बट ये सहजता से आती हैं चीजें जब आप एक परिपेक्ष में पलते बढ़ते हैं। मैं क्लीशेड एग्जांपल नहीं दूंगा, बट फैक्ट है कि अगर कोई डॉक्टर का बेटा है तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी से वो बचपन से अभ्यस्त होता है। कोई लॉयर का बेटा है तो कानूनी किताबों को अपने अगल बगल देखना, वो धाराएं जानना, सुनना, वो सहज हो जाता है उसके लिए जानना। तो मुझे लगता है मेरे लिए भी ये बहुत सहज था। मूवीज वॉज समथिंग जो मेरी 7 पुश्तों में से किसी ने कभी कोई गया नहीं था वहां पे। तो
वो सहजता नहीं थी फिल्में करने के दौरान. And I was actually very uncomfortable, and it was very difficult for me to work in that confined setup. So to say, real to real life का ये सफर बहुत मोटिवेटिंग था, बहुत राहत देने वाला था. यहाँ आके ऐसा लगा कि अब मैं अपनी सोच को धरातल पर उतार पा रहा हूँ. वहाँ पे दूसरे की सोच को मुझे पर्दे पर उतारना था, पर जब आप अपनी सोच के साथ काम करते हैं तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता ही है. तब कैसा लगा कि जो आपने रियल लाइफ की बात की उसमें जो आपकी हीरोइन थी कंगना रनौत 10 साल बाद सदन में आपसे मिली जब वो चुनकर आई? नहीं, बिल्कुल, इट वाज वंडरफुल. आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर. मुझे पता था जब वो चुनाव लड़ रही थी और जब उनको टिकट मिला था तो मैं आई वाज कीपिंग एन आई कि उनका चुनाव कैसा चल रहा है, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है. स्वाभाविक है, मेरी मित्र हैं, साथ हम लोगों ने फिल्म की है, और इस दौरान थोड़ा गैप भी आ गया था हम लोगों के बीच में because of COVID and because of Papa not being well, and then I had to go through a lot. पापा के जाने के बाद पारिवारिक राजनीतिक कई लड़ाइयाँ मुझे लड़नी पड़ी, तो उस चक्कर में वो कनेक्ट हम लोगों का थोड़ा कम हो गया था. सो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि वो जीत कर आए, एंड मुझे इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं थी कि जीतना था ही उनको. सो पार्लियामेंट में उनसे उस मुलाकात का मैं इंतजार कर रहा था, जो हुई. काफ़ी प्रेम दिखाया था कंगना ने जब वो पार्लियामेंट कैंपस में आपसे मिली थी, और मुझे जहाँ तक उस फिल्म के प्लॉट का याद है, अगर जो स्टोरी थी तो उसमें शायद आप कंगना से शादी करना चाह रहे थे, जबकि आपके माता पिता ने 2 अलग अलग लड़कियां आपके लिए तलाशी थी, जो रियल लाइफ जो थी. माय गॉड, इस फिल्म की कहानी अब मुझे नहीं याद है. था यही ना? ना मुझे याद है, ना देश में किसी को याद होगी. आपने भी जरूर किसी ने आपको फीडबैक दिया होगा, तभी आपको याद होगी, अदरवाइज इस फिल्म को कोई देखने की हिम्मत नहीं कर सकता. बट हैविंग सेड दैट, हाँ, शायद कुछ ऐसा ही था. 42 साल के हो गए हैं, शादी कब करेंगे? अरे प्रभु, मत पूछा कीजिए सारे सवाल. लेट्स कम बैक टू पॉलिटिक्स. चलिए पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं. आपने कहा कि पिता के जाने के बाद से आपको काफ़ी खराब दौर देखना पड़ा. खासतौर पे आपने उम्मीद नहीं की थी कि आपके पिता ने अपनी पार्टी को खड़ा किया 2000 के साल में. उसके बाद से अपने भाइयों का, परिवार का ध्यान रखना, जो कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली का ये है, लेकिन उन्होंने सबका ध्यान रखा, और उसके लिए उनकी आलोचना भी हुई कि भाई परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, अपने सभी भाइयों को राजनीति में लेके आए, यहाँ तक कि भतीजों को भी लेके आए, और आपके चाचा ने ही आपकी पार्टी से आपको ही बेदखल कर दिया, और फिर आपको सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना पड़ा. यह अनुभव कैसा था आपके लिए? आई थिंक ये अनुभव था अपने में, आई थिंक एन एक्सपीरियंस जिसकी कमी थी, जो मैं अब मानता हूं कि शायद थी. वो अनुभव मुझे हासिल हुआ. कठिनाइयों भरा था ये, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है. एक ऐशो आराम की जिंदगी में मैं पला बढ़ा. माय पेरेंट्स मेड श्योर कि मुझे कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं हो. पापा खास तौर पे, क्योंकि वो इतना प्यार करते थे, तो उन्होंने मेरी हर ख्वाहिशों को पूरा करने का काम किया. पर उनके जाने के बाद जिंदगी पूरी 360 डिग्री जिंदगी ने टर्न लिया. जितनी ऐशो आराम में पला बड़ा था, उतनी ही कठिनाइयों का सामना उनके जाने के बाद हुआ. राइटली सेड, मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया गया था. एक घर जिसमें मैं पिछले 34 साल से रहता था, 3 घंटे में मुझसे वो घर खाली करवा लिया गया. एक परिवार जो मेरा सब कुछ था और जो पापा के लिए सब कुछ था. राइटली सेड, उनकी आलोचना तक होती थी इस परिवार को एक साथ रखने की वजह से, इस परिवार को प्रमोट करने की वजह से. उस परिवार तक से मुझे अलग कर दिया गया. तकलीफ थी, बट मुझे लगता है वहीं से मुझे ये मौका भी मिला अपने आप को साबित करने का. आई प्रिसाइसली रिमेंबर व्हेन इट हैपेंड. सो इट वाज 13 जून 2021 कि वो रात थी जब ये खबर मीडिया के माध्यम से ही मुझ तक आई. तकलीफ मुझे इस बात की जरूर थी कि मेरे चाचा थे. चाचा क्या, मैं तो, हम लोग बिहारी हैं, और बिहार में तो हम लोग चाचा चाची बोलते भी नहीं है. मझले पापा, मझली मम्मी, छोटे पापा, छोटी मम्मी, यही बोलते हैं. तो और पापा के जाने के बाद तो मेरे लिए तो पापा वही थे, सब कुछ वही थे. ऐसे में उम्मीद थी मुझे कि जैसे पापा ने मेरा ध्यान रखा, वो मेरा ध्यान रखते. उम्मीद इस बात की भी थी कि अगर मैं कहीं गलत जाता तो जैसे पापा मुझे सिखाते थे या समझाते थे, वो भी मुझे बैठकर सिखाते, समझाते. पर ऐसा करने की बजाय उन्होंने सीधा मुझे सड़क पर छोड़ दिया. आज भी कई बार मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर मैं उनका अपना सगा बेटा होता तो क्या तब भी वो मेरे साथ ऐसा ही करते.
अगर मेरे पापा अगर आज जीवित होते, भले वो मुझसे लाख नाराज होते, भले वो मुझसे कितने भी गुस्सा क्यों नहीं होते, बट वो मुझे इस तरीके से सड़क पर अकेला तो नहीं छोड़ते। ही इज ऑल्सो हैविंग अ सन, अगर कल को कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करे, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके से उसको निकाल देंगे और सारे रिश्ते उससे तोड़ लेंगे। बट बहरहाल ये रिश्ते हैं जिनको मैंने बाद में मैंने समझा, सीखा। तो 13 जून की वो रात थी, और उस रात के बीतते बीतते मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे पास ले दे के सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। या तो मैं क्राई बेबी बनना रहूं और रोता रहूं, किस्मत को दोष देता रहूं, अपनी तकदीर को कोसता रहूं कि मैंने किसका क्या बिगाड़ा, मैंने किसका बुरा किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या फिर लाइक माई फादर आई बिकम अ फाइटर एंड फाइट इट आउट एंड प्रूव माई सेल्फ। मैंने दूसरे विकल्प को चुनना पसंद किया। परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं, परिस्थितियों से लड़ा और उसको अपने अनुकूल किया। एक वादा मैंने अपनी माँ से उस रात किया था। आई रिमेंबर शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, बट दैट नाइट आई सॉ टीयर्स इन अ आई एंड मैं गया और मैंने उनको हक किया एंड आई टोल्ड हर, आई सेड मॉम, मुझे नहीं पता कैसे, बट आई प्रॉमिस मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगा, जो जैसा था मैं सब वैसा ही कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। एंड और मेरे लिए आई थिंक सबसे बड़ा प्राइज उस दिन था जिस दिन मैंने शपथ ली, और उस रात वो मेरे कमरे में आई एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड कि आज तूने मुझे सब वापस लौटा दिया। सो ये जर्नी थी, इस जर्नी ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत एक्सपीरियंस किया। मुझे नहीं पता था कि एक नई पार्टी कैसे बनाते हैं, छोटी छोटी चीजें। पापा की पार्टी थी, वही नेपो किड वाली बात है, पापा की पार्टी थी, उसको आगे लेकर चलने की सोच थी, बट जिस तरीके से उस पार्टी को फ्रीज करवा दिया गया, सिंबल फ्रीज हो गया, नाम फ्रीज हो गया, एक नई पार्टी बनाना, नया सिंबल लेना, उसके तहत चुनाव लड़ना। और खुशी मुझे इस बात की है कि पापा पार्टी को जिस ऊंचाइयों पर छोड़ के गए थे, 100% स्ट्राइक रेट 2019 में भी था हम लोग का, 100% स्ट्राइक रेट 2024 में भी है। और मुझे लगता है कि जो 100% स्ट्राइक रेट की आपने बात की, पापा की कुछ और लेगेसी भी आपने ली। आपने अपने बहनोई को भी चुनाव लड़वाया। जैसे रामविलास जी अपने परिवार का ध्यान रखते थे, क्या करूं, अब आप भी उससे आगे नहीं निकले। अब उन्हीं का अंश हूं तो कुछ गुण तो उनके रहेंगे ही रहेंगे। तो हाँ, एक्चुअली कोई कवर अप नहीं कर रहा, बट देन जमुई से मेरा एक अलग रिश्ता था। जमुई ने मुझे तब अपनाया जब मैं कुछ नहीं था। जमुई ने मुझे एक बेटे के तौर पर मेरा ध्यान रखा, मुझे पहचान दिलाई। जैसे माँ बाप आपको बड़ा करते हैं, मेरी पहचान एक जमुई के सांसद के तौर पर ही थी। अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में जाना गया, पार्लियामेंट में जा पाया, तो सिर्फ और सिर्फ जमुई के लोगों की वजह से ये कर पाया। ऐसे में मैं जमुई को अकेला नहीं छोड़ सकता था, और जमुई को उसी भावना के साथ, जैसे एक बेटा बन के मैंने काम किया, मुझे लगता है मेरा कोई अपना ही उस भावना के साथ उस क्षेत्र को आगे लेके जा सकता था, क्योंकि मैं एक बड़े लक्ष्य को साधने के लिए निकल चुका था। मुझे अपने पिता की विरासत को, उनकी पहचान हाजीपुर को, उसको आगे लेकर चलना था। तो ऐसे में जहां मैं हाजीपुर की जिम्मेदारियों को निभा रहा था, तो वहीं मेरा कोई अपना मेरे जमुई को संभाल पाए, उसके लिए जीजा जी अरुण भारती, और वो खूबसूरत कार्य कर रहे हैं। आपने पहचान की बात की, और जाहिर है पहचान के सिलसिले में आपने हाजीपुर की भी चर्चा की। हाजीपुर से ही 1977 में जब चुनाव लड़ा था रामविलास जी ने, एक रिकॉर्ड कायम किया था। इमरजेंसी के बाद वो चुनाव हुए थे। प्रधानमंत्री गए थे आपकी सभा में हाजीपुर में प्रचार करने के लिए, और उस दौरान उन्होंने बड़ी शिद्दत से न सिर्फ रामविलास जी को याद किया, बल्कि आपकी भी जमकर तारीफ की थी, मुझे याद है। और उसी के इर्द गिर्द आपका भी एक डायलॉग जो है काफ़ी लोगों के दिमाग में बैठना शुरू हुआ, और जिसको आप बार बार कहते हैं कि मैं तो मोदी जी का हनुमान हूँ। ये मोदी जी का हनुमान होना क्या महज राजनीतिक है, ऑप्टिक्स है, या वाकई दिल से ऐसा महसूस करते हैं? तो अगर ये राजनीतिक होता, क्योंकि ये प्रकरण की शुरुआत एक ऐसे दौर में हुई थी जब मैं समय के उस कालखंड में उनसे सबसे ज्यादा दूरी पर था। मैं बात कर रहा हूँ 2020 के चुनाव की। 2020 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, और वो एक ऐसा समय था जहाँ पे विभिन्न कारणों की वजह से मुझे उस गठबंधन से अपने आप को दूर करना पड़ा। मेरे लिए वो तकलीफदेह था, क्योंकि वो रिश्ता है और उस वक्त भी उतना ही मजबूत था मेरा मेरे प्रधानमंत्री के साथ। ये बात भी आप जानते ही होंगे कि 2014 में एनडीए का हिस्सा बनने, आपने ही अपने पिता को कहा था। बिल्कुल, and that too at a point in time when he was just not he didn't want वो बहुत कन्विंस थे जिस अलायंस में वो थे, यूपीए के साथ थे हम लोग। ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी अगर 3 महीने के अंदर मिल लिए होते तो शायद रामविलास जी एनडीए की तरफ नहीं आते। यू आर राइट, ये बात सही है।
आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर उस वक्त राहुल जी से मुलाकात हो गई होती, पापा इस बात से दुखी थे कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम राहुल जी ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। एंड वी यूज्ड टू मीट सोनिया जी, उनसे हम लोग की लगातार 3 मुलाकातें हुई। एंड बट इन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। इस बात ने पापा को काफ़ी दुखी किया, और कहीं ना कहीं मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया। एंड आई ऑप्टेड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू कि मैं एनडीए के साथ चलना चाहिए, क्योंकि उस वक्त समय भी नहीं बचा था। हम लोग नवंबर फेब तक हम लोग आ चुके थे, और किसी भी वक्त अधिसूचना जारी हो जाती, बिल्कुल फेब में नोटिफिकेशन आ ही जाता। रामविलास जी ने बिल्कुल घोषणा की बिल्कुल एनडीए में बिल्कुल। शामिल होने की। आई थिंक तो राजनाथ जी पार्टी प्रेसिडेंट थे बीजेपी उस वक्त राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और जैसे ही पापा की तरफ से हल्की सी भी छूट मुझे मिली, सीधा मैंने आदरणीय राजनाथ सिंह जी से संपर्क किया, बातचीत की। वो ही वॉज मोर देन हैप्पी, एंड दैट्स हाउ ये अलायंस बना। सो तो हाँ, उस वक्त भी पापा को कन्विंस करने को लेकर उनको मैं राजनीति में लेकर आया एनडीए के साथ। उसका सबसे बड़ा कारण मेरे मौजूदा प्रधानमंत्री ही थे। इन्हीं की वजह से मैं एनडीए में आना चाहता था। इनकी सोच, पहली बार मुझे देश में कोई एक ऐसा नेता दिखा जो 125 करोड़ देशवासियों की बात करते थे, जिन्होंने किसी जाति की बात नहीं की, किसी धर्म की बात नहीं की, उन्होंने सबका साथ सबके विकास की उन्होंने बात की। समथिंग विच आई थिंक एनी यंगस्टर ऑफ माई एज दैट टाइम could relate to, and is the reason why इतनी massive victory भी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी एंड एनडीए एज अ होल को मिली। और तो ये मेरा लगा मेरे प्रधानमंत्री के साथ तभी से ही था। और तो मेरे लिए 2020 में काफ़ी तकलीफदेह था उनसे अलग होना, बट जैसा मैंने कहा विभिन्न कारण इसके लिए जिम्मेदार थे। उनसे मैं अलग हुआ और चुनाव अलग लड़ा, और उन दिनों मेरे ऊपर ये काफ़ी तंज कसे जाते थे कि प्रधानमंत्री की तस्वीर का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अकेले चुनाव लड़ रहा था, और तो उनकी आप फोटो नहीं लगाएंगे सोशल मीडिया में, कहीं वो नहीं करेंगे। तो उस वक्त मैंने बातों बातों में कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री की तस्वीर अपने होर्डिंग पे लगाने की जरूरत नहीं है, वो मेरे दिल में बसते हैं, और दिल में बसते हैं से फिर हनुमान का जिक्र होने लगा। और हाँ, वो भक्ति भाव तो है मेरे मन में उनके प्रति। एक चीज बताइए, कहीं ये टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग तो नहीं थी? नीतीश कुमार और उनकी पार्टी हमेशा ये कहती रही कि आपकी एक तरह से जो चोरी छिपे अलायंस थी बीजेपी के साथ, और इसीलिए उन्होंने आपके जरिए जो है उनको नुकसान पहुंचा, उनकी प्रभु, सीटें इतनी कम हो गई। ना उखाड़े इन गड़े गड़े मुर्दों को क्योंकि अब गंगा से काफी पानी बह चुका और नीतीश जी की आपने तारीफ भी शुरू कर दी है, हाँ? 2020 के चुनाव की में आप तारीख उनको में बूढ़ा कह कह के परेशान करते थे, हाँ? आज की तारीख में मेरे मेरे मुख्यमंत्री के साथ बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं, और मुझे लगता है कि उस वक्त गठबंधन का हिस्सा हम लोग उतनी मजबूती से नहीं थे, इसलिए वो कम्युनिकेशन गैप था। बट टुडे आई थिंक आई हैव वो अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, अपनी हर चिंताओं को मैं मेरे मुख्यमंत्री के साथ बैठकर साझा कर सकता हूं और सुलझा सकता हूं। उस वक्त ये परिस्थितियां नहीं थी, तो मुझे लगता है दूरियां, संवादहीनता कई बार दूरियां ले आती हैं, और वो कारण बना उस वक्त। रामविलास जी से जाहिर है आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, पॉलिटिकल लीगेसी भी उनकी है। क्या मौसम विज्ञान भी आपने उनसे सीखा? मैं लेना चाहूंगा कि कब कहाँ पे जो है जुड़ा जाए। ये उनका एक ऐसा गुण है। शुरू में तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि मेरे पिता की तारीफ हो रही है कि उनकी आलोचना हो रही है, whether he's been appreciated or he's been criticized, but then eventually I've realized कि अगर आप राजनीति में हैं तो, और राजनीति में अगर आप हवा का रुख समझ सकते हैं, एंड विच इज ट्रू। मतलब 2004 वाले चुनाव में किसने सोचा था कि यूपीए सरकार आएगी? उस वक्त इंडिया शाइनिंग का जिक्र हो हर रहा कोई इसका था, जिक्र कर रहा था। एंड एवरीबडी। जैसे इस बार हरियाणा के चुनाव में कोई नहीं मान रहा था कि कांग्रेस नहीं वहां पे सरकार बनाएगी, वैसे ही उस वक्त कोई नहीं मान रहा था कि बीजेपी वापस नहीं आएगी। एंड बट देन वो दौर था जब उन्होंने यूपीए के साथ अलायंस किया। और बट देन यस, एक खूबसूरती जो मैं मानूंगा कि उनकी सोच की ताकत थी, और उस सोच की ताकत को मैं भी रखना चाहता हूँ, वाज हम लोगों ने कभी पोस्ट पोल अलायंसेस नहीं किए। ये पापा की एक बहुत बड़ी वो थी कि उन्होंने कभी सत्ता के लिए समझौता नहीं किया। उन्होंने जिनके साथ समझौता किया वो सत्ता में आए। 2004 का जिक्र हो या 2013 का जिक्र हो, या उससे पूर्व भी जितने प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, वीपी सिंह साहब हों या देवेगौड़ा जी हों या आई.के. गुजराल साहब हों, या वाजपेयी जी हों या मनमोहन सिंह जी हों, किसी भी अलायंस में वो रिजल्ट आने के बाद नहीं गए, हमेशा प्री पोल अलायंस किया। वो अलायंस सत्ता में आया, तो मैं कहीं ना कहीं इसको एक
शुभ संकेत भी मानता हूं कि जिसके साथ हमारी पार्टी जाती है वो सरकार सत्ता में आती है। पासवान जी, कैलकुलेशन के मामले में मास्टरी थी। आपने खुद एक्सेप्ट किया कि राजनीतिक मिजाज को सबसे अच्छे ढंग से भारतीय राजनीति में कोई समझता था तो वो समझते थे, और आपने भी उनसे चीज़ें कुछ सीखी ही हैं। लेकिन पासवान जी को दो चीज़ों का हमेशा अफसोस रहा। एक तो ये था कि ये दो ऐसे मौके थे जबकि वो शायद प्रधानमंत्री बन सकते थे इस देश के। एक तो वीपी सिंह उनको बनाना चाह रहे थे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता। दूसरा ये था कि 1996 में भी उनके पास मौका था, यहाँ तक कि देवगौड़ा के जाने के बाद से इंदर कुमार गुजराल की जब चर्चा चल रही थी तब भी मौका था। मुझे लगता है कि 2005 में भी एक मौका आया था बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, कहीं ना कहीं एक प्रस्ताव भी रखा गया था। आप इस तरह की कोई भूल तो नहीं करेंगे ना, बिहार में कभी मौका आया तो? पहली बात तो मैं पापा की तरफ से भी क्लियर कर दूं कि उनको इस बात का रिग्रेट कभी नहीं था। ये फैसला उनका था कि अभी वो तैयार नहीं है। और अगर आप देखें, हम लोग देवेगौड़ा जी और गुजराल साहब के वक्त की अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग हम आज से 3 दशक पहले की बात कर रहे हैं। हाँ, 95, 96, 97 की हम बात कर रहे हैं, तो लगभग आज से हम लोग 3 दशक पहले की बात कर रहे हैं। 3 दशक पहले पापा आई थिंक वाज ऑफ माई एज, और मुझे लगता है उस वक्त उनको इस बात का एहसास था कि देश का प्रधानमंत्री बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी के लिए जिस अनुभव की आपको ज़रूरत है। एंड मुझे याद है, मैं उस वक्त बहुत छोटा था, बट इतना भी नहीं कि उस वक्त की यादें नहीं हो। मुझे वो बेडरूम डिस्कशन याद है, माई मदर वॉज देयर एंड पापा वॉज देयर, मॉम वॉज ऑल्सो जस्ट नॉट रेडी एंड जस्ट नॉट प्रिपेयर्ड कि वो उस वक्त प्रधानमंत्री बने। और क्योंकि एक लंबा राजनीतिक भविष्य उनके सामने था, और वो एक ऐसा दौर था जहां पे प्रधानमंत्री के बाद हाल फिर फिलहाल क्या में करते जरूर, अगर सरकार जल्दी हाँ, गिर जाती तो? नहीं, और उसके हाल फिलहाल में जरूर हम लोगों ने कुछ उदाहरण देखे हैं कि प्रधानमंत्री के बाद भी कई लोगों ने कई और जिम्मेदारियों को निभाया है। बट वो दौर ऐसा था जहां प्रधानमंत्री के बाद जनरली कोई और जिम्मेदारी जल्दी कोई लेता नहीं था, कोई और चुनाव में जाना या किसी और मंत्री पद की जिम्मेदारी। तो ये भी था कि एक लंबा राजनीतिक भविष्य उनके सामने है। 2005 में भी आपने बिल्कुल ठीक बोला, हम लोगों ने 2005 में बिहार के विधानसभा के चुनाव दो बार हुए थे। फरवरी वाले चुनाव में हम लोगों का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन था, 29 विधायक हम लोग के जीत के आए थे, और उस वक्त कहा जाता था सत्ता की सत्ता चाबी की खुद चाबी। पासवान जी कहते थे कि बिल्कुल, मेरे पास है। बिल्कुल सत्ता की चाबी थी भी, जिसका भी वो समर्थन करते उनके साथ वो सरकार बना सकते थे। बट उस वक्त भी वही आइडियोलॉजी, वही सिद्धांत जिसके लिए कभी उन्होंने प्री पोल अलायंसेज पोस्ट पोल अलायंसेज नहीं किए, वही थे उनके मन में। ये था कि एक के साथ मैं अलग हुआ हूं और दूसरे के खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा है, ऐसे में किसी के भी साथ जाना बिहार की जनता के साथ धोखा होगा। उसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी को तबाह करना पसंद किया, बशर्ते बिहार की जनता के साथ कोई खिलवाड़ करना। तो वो भी एक सोचा समझा निर्णय ही था उनका। चलिए कि ये बताएं कि आपको कोई देखता है तो आज की तारीख में सबसे पहले जिस चीज़ पर निगाह जाती है वो इतना बड़ा तिलक जो आप लगाते हैं उस पर निगाह जाती है। जहाँ तक मुझे ध्यान है आपके पिता बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में कोई आस्था बिल्कुल रखते भी नहीं नहीं थे। जहाँ तक ख्याल है आपके दादाजी कबीरपंथी थे, है ना? जी। आप में इतना भक्ति भाव कैसे जगा? हाँ, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक ये कुछ इनबॉर्न चीजें ही हैं। बचपन से मैं स्पिरिचुअल काफी रहा हूँ, रिलीजियस में ऑफ लेट हुआ हूँ। कहते भी हैं कि जब तकलीफें आती हैं तब आपको भगवान ज्यादा याद आते हैं, तो पिछले 3 सालों में मैं रिलीजियस ज्यादा हुआ, बट स्पिरिचुअल में हमेशा से था। महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूं मैं, और महादेव की आराधना, और पापा भी, दो वो कभी मानते नहीं थे पूजा पाठ इन सारी चीजों में, बट महादेव में वो भी काफी विश्वास रखते थे। आई थिंक ये वन ऑफ दोस सम हिडन फैक्ट्स होंगे जो कि बहुत कम लोग उनके बारे में जानते होंगे, बट वो भी महादेव में काफी। तो मुझे लगता है ये मैंने उन्हीं से सीखा। माई मदर इज वेरी रिलीजियस, वो पूजा पाठ काफी करती हैं, उनसे भी शायद ये गुण मुझे आए। बट हाँ, पिछले 3 सालों में जब से जिंदगी एक रोलर कोस्टर राइड बनी, तब से पूजा पाठ में भी ध्यान मैंने काफी लगाया। भगवान है नहीं, ये सारी जो डिबेट्स दुनिया में चलती रहती हैं, मैं इतना मानता हूं कि अगर आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी आस्था के साथ जब आप जुड़ते हैं, ये चीज आपको बहुत ठहराव देती है, बहुत ग्रेविटी देती है। और पिछले 3 सालों में मेरी आस्था ने मुझे जीवन में मच नीडेड वो ठहराव दिया, वो ग्रेविटी दी। आज की तारीख में मुझे बड़ी से बड़ी खुशखबरी अतो उत्साहित करके मेरा दिमाग खराब नहीं करती, या बुरी से बुरी खबर मुझे दुखी करके डिप्रेशन में नहीं लेके जाती। मैं हर परिस्थिति में कैसे आप अपने आप को कंडक्ट करें गंभीरता के साथ, ग्रेविटी के साथ, ये मुझे इस आस्था ने मुझे सिखाया। बहुत ताकत मिलती है आपको, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग होते हैं। कोई चीज, कोई परिस्थिति, कुछ भी
आपको विचलित नहीं करता है। तो या इससे मुझे काफ़ी ताकत मिली, और हाँ, आस्तिक था तो अब ज़्यादा पूजा करता हूँ। लेकिन ये कभी डर नहीं लगता कि जो आस्था का जो ये प्रतीक जो तिलक आप लगाते हैं, आप जिस वोट बैंक के साथ चलते हैं, जाहिर है कोई आप बीजेपी जैसी पार्टी नहीं है जो कि मान के चलती है कि माइनॉरिटी वोट्स ना भी मिले तो काम नहीं चलेगा। इस देश की राजनीति में कई नेता ऐसे हैं कि अगर उनको किसी ने गलती से तिलक भी लगा दिया तो फटाक से रुमाल से पोंछ देते हैं। आपको भरोसा है कि इससे जो है मेरी सियासत और जिस सियासी टर्फ को आप इंटैक्ट करने की कोशिश करते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मेरी आस्था मेरे धर्म में, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है पूरी तरीके से। मैंने कभी भी मैंने अपनी आस्था को ना किसी दूसरे पे थोपा, ना किसी दूसरे की आस्था को मैंने अपमानित किया। मैं उस सोच का हूं कि मैं जिस माथे पर तिलक लगाऊंगा तो टोपी में भी मुझे ऐतराज नहीं है। मैं उस सोच का हूं कि मेरे कलेवा बंधे हुए इन हाथों से अगर मुझे आपको सलाम भी करना पड़े तो मुझे उसमें भी ऐतराज नहीं है। मैं आपके भी धर्म का सम्मान करता हूं, मैं अपने भी धर्म का सम्मान करता हूं। बट दिक्कत यह है कि जब आप धर्म को राजनीति में लेकर आते हैं तब दिक्कतें शुरू होती हैं। मैंने हमेशा धर्म को राजनीति से दूर रखा, और मुझे लगता है कि जब आप अपनी सोच को लेकर इतने क्लियर होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं, ये दिखावी सोच नहीं होनी चाहिए, ये राजनीतिक लाभ की दृष्टि वाली सोच नहीं होनी चाहिए। जब आपकी सोच ऑनेस्ट रहती है तो मुझे लगता है वो कन्वे होती है। हर वो मुसलमान शख्स जो मेरे पिता के शुभचिंतक थे या उनके साथ जुड़ते थे, उनका आशीर्वाद मुझे आज भी मिलता है। मैं मानता हूं, और मुझे लगता है चुनावी आंकड़े भी इस बात को दर्शाते हैं, कम ज्यादा डिबेटेबल, बट देन मुझे समाज के हर वर्ग का मुझे प्यार मिलता है। चुनाव में भी, इन टर्म्स ऑफ वोट बैंक भी अगर आप बात करें, मुझे वो प्यार मिलता है, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी आस्था को राजनीतिक लाभ के लिए मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं कर भी नहीं सकता, नहीं तो मेरी आस्था में ही वो ही खंडित हो जाएगी। आपने बताया कि आपकी आस्था जो है उससे आपकी राजनीति प्रभावित नहीं होती, और अगर राजनीति को सोच के अगर आप जो अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ करने लगे तो फिर उस राजनीति का अर्थ कोई नहीं है आपके लिए। लेकिन चूंकि बात राजनीति की हो रही है तो फिर जो ये युवा बिहारी है, बिहार के लिए और ख़ासतौर पे बिहार में एक युवा के हाथ में नेतृत्व जाए, और जाहिर है इसी पिच को आप रखते भी हैं, कब तक लगता है कि इस तरह की परिस्थिति बन पाएगी उस बिहार में जहाँ पर कि कास्ट लाइन्स पर आज भी राजनीति चलती है? क्या पूरे समाज को साथ जोड़ के चल पाने की कंडीशन में आप आ पाएंगे वहाँ? देखिए, पहली बात तो मेरी लड़ाई किसी पद के लिए नहीं है, मैं इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं। मेरी लड़ाई मेरी सोच को धरातल पर उतारने को लेकर है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ मैं काम कर रहा हूं। मैंने बहुत अध्ययन किया है विकसित बिहार के निर्माण को लेकर, क्या क्या कदम हम लोगों को उठाने जरूरी हैं, उस पर मैंने बहुत काम किया। मैंने लगभग 3-4 साल तक कंटिन्यूअस स्टडी की। आई ट्रैवल्ड अक्रॉस माय स्टेट। हर क्षेत्र की समस्या का समाधान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। समस्या है ये हम सबको पता है, बट रादर देन फोकसिंग ऑन द समस्या वी नीड टू फोकस ऑन द समाधान की इसका सोल्यूशन क्या है। से फॉर एग्जाम्पल, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, पर मुझे पता है कि अगले साल जून जुलाई अगस्त के महीने में, जो अभी महीना भर पहले हुआ, बिहार फिर बाढ़ में डूबे देगा। आधा बिहार मेरा बाढ़ में डूबेगा, आधा बिहार मेरा सुखाड़ में रहेगा। इन परिस्थितियों को हम लोग साल दर साल सिर्फ देखते आते हैं। टेम्पररी रिलीफ की हम लोग बात करते हैं, बाढ़ में लोगों को रेस्क्यू करते हैं, उनको रिलीफ पहुंचाते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करते हैं। ये प्रोसेस हम लोग हर साल करते हैं, अगले साल फिर हम लोग करेंगे। क्यों नहीं हम लोग स्थायी समाधान की तरफ हम लोग जाते हैं। स्थायी समाधान क्या हो सकता है? इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स, नदियों को जोड़ने की योजना। ये मुझे लगता है एक ऐसी योजना है जहां पे आप बाढ़ के इलाकों से पानी को डाइवर्ट करके सुखाड़ के इलाकों में लेके जाएं। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, मैं फूड प्रोसेसिंग का मंत्री भी हूं, तो मैं जानता हूं कि सिंचाई की समस्या का भी पूरी तरीके से समाधान इस योजना के साथ हो सकता है। आज भी मेरे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में, हाजीपुर में क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हम लोग उन जगहों को हम लोग एजुकेशनल हब बना सकते हैं? पर उस दिशा में हम लोगों को काम करने की जरूरत है।
प्रोसेसिंग सेक्टर का मैं मंत्री हूं और मुझे लगता है मैंने इतना मैनिफेस्ट किया अपने इस विजन डॉक्यूमेंट में। मैंने हमेशा जिक्र किया कि हाजीपुर में केले का प्रोसेसिंग यूनिट लगना चाहिए, मुजफ्फरपुर की लीची है, भागलपुर का आम है, मखाना है, ये यूनिट्स वहां लगने चाहिए। किसानों की आय भी बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी और स्टेट रेवेन्यू में भी वो कंट्रीब्यूट करेगा। आज जब मुझे खुद इस विभाग की जिम्मेदारी मिली है तो पूरी तरीके से मेरा ध्यान, कम से कम एक सेक्टर तो ऐसा है मेरे विजन डॉक्यूमेंट का जिसको मैं इंप्लीमेंट करने की हैसियत में हूं आज की तारीख में। सो मेरा पूरा ध्यान, मेरा पूरी एनर्जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इस विजन को धरातल पर उतारने को लेकर है। और मैं मानता हूं कि जल्द, जैसा मैंने कहा कि अब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलती है गठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर अपनी बातों को रखने की, उनको वो सुझाव देने की, ये सारी बातें उनके साथ डिस्कस करने की। आई होप एंड आई बिलीव वेरी सून इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे ओवरनाइट चेंजेस होते नहीं है, प्रोसेस है, बट देन इस प्रोसेस को जितनी जल्दी हम शुरू करेंगे उतनी जल्दी विकसित देश के साथ साथ विकसित बिहार के संकल्प को भी हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने के लिए आपको लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री बनना जरूरी है? और आपकी कोई इच्छा भी नहीं है, या राजनीति में जो चीज़ जिसकी इच्छा हो उसको कहा नहीं जाता है? देखिए, पहली बात तो इच्छाओं से कुछ होता नहीं है, परिस्थितियां हर चीज के लिए जिम्मेदार होती हैं। ऐसे में मेरी इच्छा नहीं, क्या आप अपने को फिट नहीं पाते बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए? जैसा मैंने कहा, मुझे काम करना है। मैं उस कुर्सी पे बैठ के काम करूं या उस कुर्सी पे जो बैठा है उनके माध्यम से मैं काम करूं, मुझे सिर्फ काम करना। आई नो वे यू आर गोइंग, बट द प्रॉब्लम इज दैट आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर आई हैव सीन इट ऑल। मैं किसी पद के लालच में मैं काम करूं, मुझे लगता है वो गलत मैनिफेस्टेशंस है। मेरा मैनिफेस्टेशन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, नॉट सीएम। एक चीज़ बताइए, अभी बिहार में एक और सज्जन काफ़ी सक्रिय हैं जो कि कल तक तो दूसरों को चुनाव लड़वाते थे देश के अलग अलग हिस्सों में, अब खुद चुनाव के मैदान में कूद पड़े हैं। प्रशांत किशोर की मैं बात कर रहा हूँ। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर जैसे लोगों का आना, ऑलरेडी तेजस्वी वहाँ हैं, आप खुद युवा राजनीति की बात करते हैं, युवा बिहारी के तौर पर अपने को प्रोजेक्ट करते हैं, ये क्या कंपटीशन बढ़ता जा रहा है या फिर सब अपने अलग अलग टर्फ पर खेल रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है, कंपटीशन होना भी चाहिए, और जितना कंपटीशन होगा उतना एक दूसरे से बेहतर अपने आप को साबित करने के लिए आप कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं। एंड ऑल्सो आई थिंक इन डेमोक्रेसी अपॉर्चुनिटीज ऑप्शंस जितने ज्यादा हों आपके सामने, वो डेमोक्रेसी को उतना ही सशक्त करती है। तो मुझे लगता है हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहा है। एक के पास एक एमवाई कॉम्बिनेशन है, मेरे पास मेरा एमवाई कॉम्बिनेशन है, उनका मुस्लिम यादव है, मेरा महिला युवा है। अब जनता के सामने है कि वो किसको चुनना चाहेंगे। आपने एमवाई की बात की, इस पर मुझे याद आया कि लालू यादव ने ये फार्मूला ईजाद किया था, और जहाँ तक लालू जी का और पासवान जी का रिश्ता था, चूँकि दोनों ही इमरजेंसी के बाद की जो राजनीति थी या उसके पहले जो छात्र आंदोलन था, दोनों उसमें सक्रिय रहे, बल्कि कई बार लालू जो है बड़ा भाई कहते थे पासवान जी को। आप दोनों के संबंध कैसे हैं, आपके और तेजस्वी के? बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं। इस रिश्ते को लेकर भी मेरी कई बार आलोचना होती है कि क्यों मैं सॉफ्ट रहता हूं लालू परिवार पर या क्यों नहीं कहता, बट वो पुराने संबंध हम लोगों के रहे हैं। जैसा आपने कहा भी कि लालू जी एंड पापा दोनों साथी थे, सहयोगी थे, समकक्ष थे, दोनों ने एक दूसरे के साथ काम भी किया। तो ऐसे में बचपन से वो संबंध मेरे उस परिवार के साथ रहे हैं। बट देन प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को आप कैसे अलग रख सकते हैं, मुझे लगता है ये खूबसूरत कला मेरे पिता के पास भी थी और फिर उन्हीं का अंश हूं तो उनसे मुझ में भी आया। पर्सनल रिश्ते हमारे अलग हैं, बट देन प्रोफेशनली अगर मैं उनकी नीतियों से सहमत नहीं हूं, जो कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं मानता कि इस तरीके की राजनीति करना ये सिर्फ जातिवाद को और ज्यादा बढ़ावा देगी। 21वीं सदी में है हम लोग, दिक्कत और ऐसे दलों ने बिहार में एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति बना दी है जहां पे आपको बिहार में आप जाइए तो आपको ब्राह्मण मिल जाएगा, भूमियार मिल जाएगा, राजपूत मिल जाएगा, दलित मिल जाएगा, महादलित मिल जाएगा, पिछड़ा मिल जाएगा, अति पिछड़ा मिल जाएगा, मुस्लिम मिल जाएगा, पर आपको बिहारी नहीं मिलता। इवेंचुअली जब हम लोग बिहारी अस्मिता की बात करते हैं तो सब बिहारियों को एक होना होगा। वही बिहारी देखिए जब हमारे प्रदेश से बाहर निकलता है
आप ही एक उदाहरण है। आप मीडिया हाउसेज में चले जाइए, आपको बड़े बड़े पदों पे आपको बिहारी मिल जाएंगे। आप बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, सीईओ सीएफओज आपको बिहारी मिल जाएंगे। नीडलेस टू से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हमारा प्रदेश देता है। बिहारी बिहार से बाहर निकलता है, बड़ा उद्यमी बन जाता है। तो जब बिहारी हर क्षेत्र में इतना आगे, तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों? इन सवालों को हमको कुरेदना होगा, और इसको जब कुरेदते हैं ना, तो जवाब मिलता है यही जातिवादी सोच, जिसको कुछ राजनीतिक दलों ने इससे बढ़ावा देने का काम किया और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, और बिहार वहीं का वहीं रह गया, रादर पिछड़ता गया। तो जातिवादी राजनीति के आप खिलाफ हैं, आप खुद कह रहे हैं कि इसने बिहार को पीछे कर दिया, लेकिन जो जातिगत जनगणना जो है उसका समर्थन तो आप भी करते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं उसका समर्थन करता हूँ। देखिए, दोनों के बीच आप कोई फर्क नहीं देखते? नहीं, दोनों में फर्क इतना है। देखिए, पहली बात तो इस बात को हम लोग को स्वीकारना होगा कि आज की तारीख में वेदर आई लाइक इट और आई डोंट लाइक इट, आयरनी तो है ये कि जातिवाद एग्जिस्ट करता है। ऐसे में आज भी डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं। मैं उस सोच की बात कर रहा हूं जहां पे जात लेकिन पात क्या धर्म चिराग मजहब पासवान से के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है आज की तारीख में? आप तो एम्पावर्ड हैं। मैं एम्पावर्ड हूं कि मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, कई और जो एम्पावर्ड हैं। क्या हमारे पास वो उदाहरण नहीं? अगर चिराग पासवान के साथ नहीं हुआ, दैट डजंट मीन कि किसी एम्पावर्ड व्यक्ति के साथ नहीं हुआ। लेकिन फिर तो आपको हमारे क्रीमी पास लेयर में आ जाना चाहिए। नहीं, तो आज भी हमारे पास उदाहरण है जहां पे मुख्यमंत्री से बड़ा पद किसका? बट एक मुख्यमंत्री, नाम मैं नहीं लूंगा, बट जब वो मंदिर जाते हैं, मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। आज भी एक आईपीएस ऑफिसर को प्रोटेक्शन डिमांड करनी पड़ती है अपनी बारात निकालने के लिए। आज भी एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। मैं उस दिन की कल्पना जरूर करता हूं, और मैं उस सोच को बढ़ावा जरूर देता हूं जहां पे जाति व्यवस्था नहीं हो, जहां पे जात पात धर्म मजहब की बातें नहीं हो, जहां पे उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। बट आज की तारीख में आप चाहे नहीं चाहे, बट ये हकीकत है, और इसको भी आपको एड्रेस करना होगा। आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते। और जिस क्रीमी लेयर का आपने जिक्र किया, ये क्रीमी लेयर आज भी अगर एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हो रहा है, तो क्रीमी लेयर का उससे बड़ा उदाहरण और कौन हो सकता है? बट जहां पे सोच ही छुआछूत की हो, अनटचेबिलिटी। आप अगर शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, तो शेड्यूल कास्ट क्या है? ये संविधान में वो कास्ट है जिनको शेड्यूल किया गया, जिनका आधार कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी रहा, जिनको गांव से बाहर रखा जाता था, देखना भी पाप माना जाता था। आज भी अगर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस सोच से सहमत हैं, और उनकी वजह से मंदिर धुलवाया जाता है, और वो घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते, और वो पूजा पाठ नहीं कर सकते, अगर ये सोच अगर आज भी कुछ लोगों के दिमाग में है, तो इसका मतलब ये सच्चाई तो है। तो ऐसे में कैसे आप क्रीमी लेयर के कंसेप्ट को आप ला सकते हैं? दूसरी बात, जिस जातीय जनगणना का आपने जिक्र किया, आज भी हकीकत है हमारी सरकारें जातियों के आधार पर नीतियां बनाती हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कास्ट। फेडरल स्ट्रक्चर में दोनों सरकारें करती हैं, केंद्र की सरकार भी करती है, राज्य सरकारें भी करती हैं। ऐसे में अगर आपके पास उस जाति की आबादी कितनी है, अगर ये आंकड़े ही नहीं है, तो कैसे आप उनकी भलाई के लिए इस योजना को आप बना सकते हैं? कैसे आप राशि आवंटित करेंगे? कई बार माननीय न्यायालय भी आपसे आंकड़े मांगता है कि फलाना जाति की क्या आबादी है। इसीलिए व्हेन आई से कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके साथ मैं एक डिस्क्लेमर भी देता हूं कि इसको सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। जनता को नहीं जरूरत है भाई जानने की। पहले ही भेदभाव बहुत है, परसेंटेज में हम लोग क्यों बांटे एक दूसरे को, बट उन सरकारों के पास होना चाहिए जो सरकारें इसके आधार पर नीतियां पॉलिसीज ड्राफ्ट करती हैं। तो इसीलिए मैं जातीय जनगणना का समर्थन करता हूं। 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य रखा है मोदी जी ने, और आप मोदी जी के हनुमान हैं। आप एक चीज़ और भी पूछ लूँ, आप सिर्फ मोदी जी के हनुमान हैं या बीजेपी के भी हनुमान हैं? अरे प्रभु, कितने हनुमान के आराध्य एक ही थे। इट्स माय प्राइम मिनिस्टर, ऑफ कोर्स इट्स माय प्राइम मिनिस्टर, एंड माय प्राइम मिनिस्टर लॉयल्टी सिर्फ मोदी जी तक सीमित है? माय प्राइम मिनिस्टर हेड्स भारतीय जनता पार्टी, तो इवेंचुअली वो होता है। बट हाँ, मेरा समर्पण भाव पूरी तरीके से मेरे प्रधानमंत्री के प्रति है। नहीं, तो मैं आपसे जो पूछ रहा था कि अगर 2047 में विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री ने, उसमें अगर इसी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ अगर चलती रही, तो क्या आपको लगता है कि 2047 तक ऐसी परिस्थिति बन जाएगी जबकि शायद ये आरक्षण, जातिगत जनगणना, इन सब तमाम चीज़ों की जरूरत न रह जाए? मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी नहीं बनेगी, बट मैं आज की मौजूदा परिस्थिति में इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से कहता हूं कि इन परिस्थितियों में जिस सोच के साथ इन परिस्थितियों का निर्माण किया गया था, उस लक्ष्य तक तो अभी तक भी हम लोग नहीं पहुंचे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान का निर्माण करते हुए आरक्षण के प्रावधानों को जोड़ने का काम किया, रह रहकर समय समय पर कई सरकारों ने इन प्रावधानों को मजबूत और इसका विस्तार करने का काम किया। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने वीपी सिंह जी की सरकार के दौरान
मंडल कमीशन को लागू करने का काम किया। मेरे मौजूदा प्रधानमंत्री ने ऊंची जातियों में से जो आर्थिक तौर पे गरीब लोग हैं उनको आरक्षण देने का काम किया। तो समय समय पर अलग अलग सरकारों ने इस व्यवस्था को और सुदृढ़ और मजबूत करने का कार्य किया, और मैं मानता हूं कि ये व्यवस्था इसी रूप से ही चलनी जरूरी है। सामाजिक न्याय की उस सोच को अंजाम तक लेकर जाने के लिए, उस सोच को पूर्णतः धरातल पर उतारने के लिए। आपने बाबा साहब का नाम लिया और अपने पासवान जी की भी चर्चा की, अपने पिताजी की। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि अंबेडकर जयंती की छुट्टी उन्होंने ही शुरू करवाई अपने समय में, जब भी आज हम लोग गर्व से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये भारत रत्न उसी सरकार में दिया गया। उनकी प्रतिमा, मुझे ताजुब होता है कई बार, क्योंकि आजकल बहुत फैशन चल गया है बाबा साहब का नाम लेना, और कुछ ऐसे दल हैं जिन्होंने कभी बाबा साहब की चिंता नहीं की। मैं नाम लेकर बोलता हूँ, कांग्रेस जैसी पार्टियां, जिन्होंने अपने एक परिवार के 3-3 नेताओं की तस्वीर पार्लियामेंट में लगा रखी थी। सोचिए, पार्लियामेंट। आज मेरे प्रधानमंत्री जिस संविधान के सामने नतमस्तक होकर देश को ये विश्वास दिलाते हैं कि देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर चलेगा, उस संविधान निर्माता की एक तस्वीर भारत की संसद में नहीं थी 89 से पहले तक। पीपी सिंह जी की सरकार में जब मेरे पिता श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, तो उस दौरान इस फैसले को लिया गया था। उनकी तस्वीर लगाई गई थी, भारत रत्न दिया गया था, 14 अप्रैल उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा की गई थी। जब हम लोग दलित राजनीति की बात कर रहे हैं, चूँकि बाबा साहब का आपने नाम लिया, और कई सारे लोग जो है उन्हीं के नाम के सहारे इस देश में राजनीति भी करते हैं। पासवान जी से आपकी चर्चा, जाहिर है आपके पिता थे, बात होती होगी, चूँकि उन्होंने ये सब काम खुद मंत्री रहते हुए किया, लेकिन वह परिस्थिति कभी नहीं बन पाई कि वह देश में जो दलित समाज है उसके सर्वमान्य नेता जो है वो बन पाए, क्योंकि उनकी राजनीति भी, खासतौर पर अगर असर भी है तो आप कह लें बिहार तक सीमित रहा। एक तरह से उनको चैलेंज देने का काम काशी राम ने किया, मायावती आ गई, जगजीवन राम के बाद से उनकी बिटिया भी मीरा कुमार, बल्कि मुझे याद है कि एक संजोग ये भी था कि 1985 में एक उपचुनाव हुआ था जिसमें कि तीनों ही लड़े थे, और उसमें मीरा कुमार जीती थी और रामविलास दूसरे नंबर पर आए थे। क्या ये मलाल पासवान जी को रहा कि मैंने इतना सब कुछ किया इस समाज के लिए? दलित सेना तक बनाई थी, मुझे याद है 83 में, और पूरे देश के दलित समाज ने उनको अपने एक छत्र नेता के तौर पर स्वीकार नहीं। जैसा मैंने कहा, उनकी भी सोच हमेशा अपनी सीमाओं में रहते हुए जितना संभव हो सके उतना समाज के लिए, देश के लिए करना। इस बात को भी कबूलना होगा कि जब हम उनको मौसम वैज्ञानिक कहते हैं तो उनका अधिकांश समय देश में उन योजनाओं के निर्माण के लिए भी जाता था जो सिर्फ एक जाति के लिए नहीं, जो सिर्फ एक जमात के लिए नहीं, बल्कि पूरे देशवासियों के लिए होती थी। आज मेरे पिता के जाने के बाद मुझे गर्व होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना का निर्माण मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत आज भी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये कोविड के वक्त उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए उन्होंने इस योजना का निर्माण किया। तो ऐसे में कोई दलित बहुत सर्वमान्य देश भर का नेता बनने के लक्ष्य के साथ वो कभी निकले भी नहीं थे। मैं उस परिस्थिति की कल्पना करता हूं कि एक ऐसा युवक जो स्कूल जाने के लिए 2-2 नदी पार करके जाता था, वो देश की राजनीति के शिखर तक पहुंचे। ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे पास आज, मैं इसीलिए मैं इस बात को लेके कृप कर ही नहीं सकता जब कोई मुझसे ये पूछता है कि मेरे लिए भी बहुत कठिन समय रहा जब मुझे घर परिवार पार्टी से निकाल दिया गया। मुझे एक नई पार्टी, जिसका मैंने जिक्र किया कि मुझे नहीं पता था, बट कोई पार्टी भी होती है और अपनी पार्टी भी बनाई जाती है, ये तो उनको उस वक्त नहीं पता था जब वो 2-2 नदियां पार करके स्कूल जाते थे। वहां से वो यहाँ तक आए। मुझे लगता है ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहाँ से यहाँ तक आए, उन्होंने जाहिर है बचपन में अपनी तमाम तकलीफ़ें देखी, लेकिन वो दौर भी आया कि उन्होंने इस देश में जो सबसे सूटेड बूटेड जो मिनिस्टर्स हैं, एक समय ये गाली हो गई थी सूटेड बूटेड सरकार कह के मोदी जी को काफ़ी गालियाँ दी गई, लेकिन रामविलास जी ने पूरी ज़िंदगी एक तरह से सूट बूट में हो रहे, और मुझे लगता है उनको राडो की घड़ी पहनने में भी कोई एतराज़ नहीं था, कार्टियर का चश्मा, बोबला का पेन, वो सब चीज़ें तो आपने भी जो है उनसे ग्रहण की। मुझे लगता है कि आपको भी इसमें कोई परेशानी नहीं दिखती। ये बताइए कि जो सो वो नेता जो कि फटी हुई शर्ट पहन लेते हैं वोट के लिए, या फिर सिर्फ टी शर्ट में ही घूमते रहते हैं, या फिर जानबूझ के अपने को ये दिखाते हैं कि भाई बड़ी गरीबी सी है, कपड़े फटे हुए, आप लोगों को कोई चिंता नहीं होती कि मैं जिस समाज की राजनीति प्राइमरली करता हूँ उसके साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा अपना जो अपीयरेंस है वो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाई देता है? तो मैं क्या लक्ष्य दिखाऊंगा? अगर आप इस समाज का भी आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं क्या उदाहरण दूंगा?
कि मैं आपको उस फटे हाल से इस फटे हाल तक लेके आना चाहता हूं। आपको वो उदाहरण खुद भी तो बनना होगा जिसकी कल्पना आप सामने वाले को कराना चाहते हैं। आप खुद ही अगर फटे हाल में हैं, आप खुद ही का ही भला नहीं कर पाए, आप खुद ही कहीं नहीं पहुंच पाए। और देखिए, आलोचक कई तरीके की बातें करते हैं। मैंने भी पापा से ही ये सीखा है, ना उन्होंने कभी अपने आलोचकों की कभी कोई परवाह की। उन्होंने सिर्फ अपना कार्य अपनी सोच के साथ ईमानदारी से किया। मैं भी वही करता हूं। बहुत क्लीशेड है, बट आलोचकों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। आजकल आलोचकों को एक नया टर्म्स मिल गया ट्रोल्स के तौर पे, वो अपना काम करते रहते हैं। दैट्स परफेक्टली फाइन, बट आप अगर अपने काम के साथ ईमानदार हैं और ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। और एंड राइटली सेड, शुरू में पापा भी बताते थे, मॉम बताती है मुझे, शुरू में उनके कलम को लेके बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जाते थे, उनके चश्मे को लेकर, उनकी घड़ियों को लेकर, उनकी सूट को दलित नेता कहा जाता था जहां तक मुझे याद बहुत बहुत सारे उनको टैग दिए जाते थे। बट देन इवेंचुअली ही डिड व्हाट ही वांटेड एंड ही वाज वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि उनको क्या करना है। आखिरी सवाल, और वो आपके अपने शौक के बारे में। 42 साल के आप हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 82 में आपका जन्म हुआ था। शादी आपने की नहीं हो, मैं नहीं पूछूंगा कि किससे करेंगे, कब करेंगे, लेकिन जो है पॉलिटिक्स का लॉ, क्योंकि पॉलिटिक्स तो आपका फुल टाइम प्रोफेशन हो चुका है, जिसमें कि इतने साल से 2013 में पार्लियामेंट्री बोर्ड के आप प्रेसिडेंट बन गए थे, और मेरे ख्याल से एक तरह से वो फॉर्मल लॉन्च भी था। जिस साल आपने कई सारी पब्लिक मीटिंग्स की थी, महाराजगंज का चुनाव मुझे याद है, वहीं से शुरुआत हुई थी। बिल्कुल सही, आपको याद है, महाराजगंज का उपचुनाव था उसमें। तो राजनीति के अलावा क्या करते हैं जो आपकी हॉबी के तौर पर गिनते हैं? क्या अभी भी बॉलीवुड के लोगों के साथ जो है मैं हॉबी तो आप तब करें जब आपको समय मिले। आज की तारीख में मुझे लगता है पहली बात, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगले 5 सालों में इस विभाग या इस विभाग से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा होगा, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिम्मेदार मैं होऊंगा। सिमिलरली मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी, हाजीपुर में भी जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। तो जहां एक तरफ पूरे देश भर की स्टेक होल्डर्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, वहीं मेरे क्षेत्र के लगभग 2.5 मिलियन लोगों की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर है। एट द सेम टाइम मेरी पार्टी और मेरी पार्टी से जुड़े हुए कई लोग जो कि अक्रॉस द कंट्री हैं, उनकी भी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। तो ऐसे में इन सब से समय मिले तब तो कोई किसी और हॉबी के बारे में सोचे। बट देन मैं इस बात का हमेशा से बगजर रहा हूं कि अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और आप आई थिंक एक्सेल तभी करते हैं जब आपको काम करते हुए घड़ी देखने की जरूरत ना पड़े। मैंने काम करते वक्त कभी आज तक घड़ी नहीं देखी। मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं 18 घंटे काम कर रहा हूं या 22 घंटे काम कर रहा हूं। यह उदाहरण रहे हैं जब मैंने 27-28 घंटे तक काम किया और 2 घंटे की नैप लेके फिर आई एम बैक टू वर्क। तो जब आपको घड़ी देखने की जरूरत ना पड़े, तो मुझे लगता है उससे खूबसूरत परिस्थिति इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन और कोई हो नहीं सकती। सो आई थिंक आई एम इन अ प्रोफेशन, आई एम इन अ फील्ड जहां पे मैं घड़ी नहीं देखता, जहां पे ये क्षेत्र मुझे मोटिवेटेड रखता है, एनर्जाइज रखता है, थकावट महसूस नहीं होती काम करते हुए, तो मजा आता है। धन्यवाद चिराग, इतनी खुलकर बातचीत करने के लिए, और बिहार के सपने को आप साकार करें। एक युवा बिहारी के नाते जो आपके अपने ख्वाब हैं उसमें आपको कामयाबी मिले। फिलहाल तो यही हम दुआ कर सकते हैं। धन्यवाद सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।